नमस्कार, मैं राकेश परमार। मित्रों, आज तो वैसे सबसे बड़ा बात था कि भारत महान के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और अमेरिका के भारतीय मूल के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के बीच जो दूरभाष पर संपर्क हुआ, उसमें कमला हैरिस ने भारत के लोगों को कोरोना टीका देने की हामी भरी और कोरोना के जंग में भारत के हर नागरिक के कुशलक्षेम को अपना कुशलक्षेम माना। ये हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के देश दुनिया में बढ़ती हुई लोकप्रियता और दुनिया के राजनीति में उनका बढ़ता हुआ दखल ही एकमात्र कारण हो सकता है। मित्रों, उससे भी बड़ा कारण था कि आज पंजाब सरकार को भारत के उस दबाव के आगे झुकना पड़ा, जिसमें पंजाब की सरकार ने केंद्र से मुफ्त में टीका ले करके निजी अस्पतालों में बेचने और वहां से उसको ज़्यादा मूल्य पर आम गरीब आदमी को लगवाने का जो कुचक्र किया था, उसको केंद्र सरकार ने पकड़ा और उस पर अपना कड़ा एतराज़ जताया कि हमने टीका आपको भारत के नागरिक, पंजाब के नागरिक के लिए दिया है, ना कि अस्पताल के माध्यम से बेचने के लिए दिया है। उनको मजबूरी में वो वापस लेना पड़ा। इस कुचक्र पर भी आज बोलना था। लेकिन मैं 2-3 दिन से सोशल मीडिया पर देख रहा हूं कि जितने देश के मोदी विरोधी हैं, मोदी विरोधी में सिर्फ राजनीतिक के लोग नहीं हैं, मोदी विरोधी में वो पत्रकार भी हैं जो पहले ऐश किया करते थे, जिनके पत्रकारिता की पार्लियामेंट के गलियारे में धमक होती थी, जिनके टेलीफोन पर बड़े बड़े टेंडर खुलते थे, बंद होते थे। नारिया टेप में आपने सुन लिया है, अब तो वो सार्वजनिक हो गया था कि कौन पत्रकार किसको कौन सा मंत्रालय दिलवा रहा है। मतलब मंत्रालय की बंटवारा समाचार संपादकों के चैम्बर में हुआ करता था और वहीं से मिल जाती थी कि चलो आपको सूचना दे दिया, आपको संचार दे दिया, आपको कोयला दे दिया। उसके बदले में वो कितना मुंह काला करते थे, ये सब नीरा राडिया टेप कांड में हम सब जानते हैं, ये कोई छुपी बात नहीं रही। अब जब नरेंद्र मोदी की सरकार आई तो बीपी हाउस के आसपास का भीड़ ही खत्म हो गया। हम लोग तो खैर 90 से उसी आसपास में रहने वाले लोग हैं, हमारा तो घर बार ही उधर है। लेकिन अब मैं देखता हूं कि वहां वो सफ़ेद कुर्ता पैजामा कलफ किया हुआ बहुत कम लोग घूमते हैं। पहले टिनहिया पत्रकार हाथ में एक छोटा सा अखबार रहता था, ये 15 दिन महीना दिन में कभी निकलता था। उनसे पूछिए तो वो कहते थे कि मेरा मनमोहन सिंह के साथ अभी चाय पी के आ रहा हूँ, सोनिया जी के यहाँ डिनर का प्रोग्राम है, आप जल्दी बोलिए अगर कुछ काम है तो, क्योंकि मैं जा रहा हूँ, सोनिया जी से तुरंत ही कह दूंगा। राहुल तो अभी मिले ही थे, गाड़ी में मेरे साथ थे, लेकिन मैं उतर गया, वो आगे चले गए। तो ऐसे लंबे लंबा फेंकना बड़ा आम बात था, बड़ा आसान बात था। आपको एक बात हंसी के लिए बता दूं कि एक बहुत बड़े पत्रकार हैं और मुझसे ही मेरी बात कर रहे थे कि मैं वहाँ गया था फलाने आदमी के यहाँ, वहाँ राकेश परमार मिला, बड़ा ये था वो था, वो हम ही से बात कर रहे हैं। तो हमारे साथ एक मित्र था, बोला आप राकेश परमार? कौन राकेश परमार? कर अरे वही वो बलिया वाला नहीं है, भरत जी के यहाँ जो आता है, बलिया वाले सांसद के। हाँ, अरे वो चंद्रशेखर जी के यहाँ भी आता जाता था, बहुत दिन से परिचय, 95-96 से हम लोग साथ ही रहते हैं। अब मेरे से जब हंसा नहीं गया, मैं बोला आप कभी राकेश परमार का फोटो वोटो देखे हैं? आजकल तो वो बड़ा वीडियो बनाता रहता है, रोज 10 बजे फेसबुक पर आता है, आप कभी देख लिया करें। 10 बजे वाला ना, कई बार तो मैं उसके साथ रहा हूं, बिना मेरे के तो करता ही नहीं है। मैं बोला ठीक है, अब की बार रात में जाइएगा और उसको मेरे तरफ से बता देगा कि अबे बेवकूफ़, तेरे को कुछ बोलने वोलने आता नहीं है, बे मतलब 10 बजे के बर्बाद करता है, लोगों का टाइम खराब करता है। ठीक है, ओके भाई, धन्यवाद। तो दूसरा लगा यार आपने इसको मारा क्यों नहीं? मैं बोला यार ऐसे लोगों की रोजी रोटी यही चलती है। वो तो राहुल गांधी को ही राहुल गांधी से कहा दे कि मुझे राहुल गांधी से परिचय कहो तो तुम्हारा परिचय करवा दूँ, लेकिन अफसोस की बात है कि राहुल उनको मिले नहीं तो हमारा नाम ले लिया। ये कोई बड़ी बात नहीं है।
वो सब चीज़ें अब यहाँ बंद है। अब नरेंद्र मोदी की सरकार में कोई बेकार, कोई पत्रकार, कोई चमत्कार वाला आदमी नहीं कह सकता कि अभी मोदी जी से मिल के आया हूँ, राजनाथ तो मेरे साथ ही बैठे थे, अमित शाह भी परसों मिलने वाले थे। वो अब बातें खत्म हो गई, क्योंकि अब सब लोग जानते हैं कि ये भी मतलब बोल रहे हैं। इसलिए भीड़ भी खत्म हो गया, क्योंकि अब वो वहाँ के कैंटीन में खाना वाना कोई खिलाता नहीं, क्योंकि मालूम है आपसे कुछ होना नहीं है। तो वो कई पत्रकारों को पेट में दर्द हो रहा है, क्योंकि उनको अब अपने भोजन करना पड़ता है, खुद का खाना खाना पड़ रहा है। और पुलिस और पत्रकार अपने घर से खाना खाने लगे तो समझो कि अब उसके लिए मरण वाला बात है। मतलब वो बड़ा शर्म की बात है, पुलिस और पत्रकार अपने घर से खाए, ई तो मतलब उनके प्रोफेशन पर थू है। खैर, तो कुछ लोग दुखी हैं, तो वो सब के सब अब चैनल में भी नहीं है, कोई उनको बोलता नहीं, कोई पूछता नहीं, कोई सुनता नहीं, तो क्या करे बेचारे। तो वो लोग यूट्यूब पर, फेसबुक पर, कई लोगों ने समाचार चैनल जैसे बना लिखा है, उनको बिल्कुल उसी तरह से प्रेजेंट करते हैं जैसे समाचार चैनल पे ही हो। गेस्ट को बुलाते हैं, और बड़े बड़े गेस्ट हैं, बड़े बड़े, ये फलाना संपादक है, ये फलाना चैनल का है, ये फलाना डेली न्यूज का है, फलाना, मतलब बड़ा बड़ा नाम रखा जाता है। और वो लोग आते हैं और चर्चा है। हेडिंग बता देता हूँ, कुछ पत्रकारों का हेडिंग है, क्या योगी बदले जाएंगे। एक पत्रकार का हेडिंग था, योगी के पर कतरने की तैयारी। एक पत्रकार का हेडिंग था कि पिछले 1 साल से मोदी का कोई बात नहीं सुना योगी ने। एक पत्रकार था कि पिछले साल भर में मोदी योगी की कोई बात नहीं। और वो उसी के फेसबुक के नीचे योगी जी और मोदी जी का बनारस में एक साथ घूमना दिखाया जा रहा था, जो अभी 15 दिन पहले की बात है। अभी 10-12 दिन पहले मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन का कार्यक्रम था, उसमें था बनारस। कोरोना काल में मोदी जी, योगी जी, वो सब लोग साथ ही हुआ करते थे। लेकिन वो झूठ बोलने में उन लोग का भाई बाकी लोग थोड़े देखते हैं, मैं अपना मुंह फाड़ करके बोलूं। क्या हुआ कि पिछले 2 दिन से मेरे को भी छोटे छोटे चैनलों पर जहां मैं आता हूं, वहां पर भी योगी बदले जाएंगे, योगी का पर कतला जाएगा, योगी मंत्रिमंडल में अरविंद शर्मा का उप मुख्यमंत्री बनना तय है। एक पत्रकार तो बेशर्मी का हद कर दिया कि मान लो राकेश परमार इस बार ना बने तो कहीं 2022 के परिणाम की तैयारी तो नहीं है। खैर, मैंने भी अपनी बातें कही, लेकिन वो बात चूंकि दूसरा चैनल उसका एंकर होता है, जैसे लगेगा कि ये बात कुछ सही दिशा में जा रहा है, एंकर आपकी बात रोक देगा और दूसरे को दे देगा, क्योंकि वो अपनी मतलब की बात निकलवाने के लिए आपको अपने चैनल पर बुलाया है, आपका बात कहने के लिए नहीं बुलाया। चैनल वाले का 2 ही उद्देश्य होता है, आपको भड़काना, आपको गुस्सा दिला देना ताकि उससे आपको उसकी टीआरपी बढ़े, और तीसरा अपना विज्ञापन के लिए कोई बहुत बड़ा हंगामे खेज बहस करवा देना। उनको ये मतलब नहीं है कि आपकी उचित भावना वहाँ पर पहुँचे और देशवासियों को सही बात लगे। लेकिन मैं कहा ये मेरा चैनल है, मैं मर्जी रात के 11 बजे 12 बजे तक बोलूँ, साफ स्पष्ट और पूरी बात बोलूँ। अब चर्चा करते हैं पूजनीय योगी आदित्यनाथ जी और परमादरणीय नरेंद्र मोदी जी के संबंधों का। भाजपा के अंदर क्या कोई कला है, भाजपा के अंदर क्या कोई विवाद है, क्या कोई वर्चस्व की लड़ाई है, क्या कोई एक दूसरे से आगे बढ़ने की होड़ में है, क्या कोई एक दूसरे की पर कतरने की सोच में है। इन सब बातों पर आपसे जो 2-4-10 मिनट में अपनी बात रख लूँ, कृपया ध्यान से सुनिएगा और अपना आशीर्वाद जरूर बनाइएगा। आपको नमस्कार। मित्रों, सबसे पहले अभी की जो भाजपा नेतृत्व है, जिसके नेतृत्व में, जिसके नाम पर भारतीय जनता पार्टी केंद्र से लेकर के राज्यों में अपनी शासन कर रही है, उस शख्सियत का नो डाउट नाम है श्री नरेंद्र मोदी। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा जी हैं, बिल्कुल हैं, उनमें एक अध्यक्ष प्रणाली है, उनका सम्मान है। लेकिन फिर भी निर्विवाद नेता अगर भारतीय जनता पार्टी में कोई है तो नरेंद्र मोदी हैं। उसके बाद मोदी जी के नज़दीकी होने की वजह से अमित शाह हैं, अपने हाई प्रोफाइल हैसियत की वजह से राजनाथ सिंह हैं। उसके बाद नितिन गडकरी एक अपना खंभा है, अपनी स्तंभ में पूर्व अध्यक्ष में है, संघ के बड़े दुलारे प्यारे हैं और संघ के जगह के भी हैं। उसके बाद नंबर आता है भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष का, ये सीरियल नंबर है। इन सब बीच में, इन सबसे ऊपर एक नंबर होता है संघ का, के सुदर्शन जी का और हंसबोले जी का। इन सब लोगों का भी नंबर है। संघ में भी
कुछ लोग न मोदी के ऊपर हैं, कुछ लोग मोदी के नीचे हैं, कुछ लोग राजनाथ और मोदी के ऊपर हैं, कुछ लोग राजनाथ और मोदी के बीच में हैं। मतलब उनकी भी हैसियत क्रमानुसार है। तो हम अभी टॉप टू 5 पर बात करते हैं, 1 to 5, क्योंकि नीचे तक तो चर्चा करने में समय खराब होगा और उसका कोई मतलब नहीं होगा। पहले बात करते हैं टॉप। जैसा इल्ज़ाम लगाया जाता है और सच्चाई भी है कि भाजपा पर संघ का इन्फ्लुएंस है, बिल्कुल है। भाजपा को नंबर 1 में लाने के लिए, भाजपा का सरकार बनाने के लिए, भाजपा का चुनाव प्रचार कराने के लिए संघ के लोग लगे रहते हैं ज़मीन पर, तो उसका दखल तो होगा ही होगा, कहीं दो राय नहीं, मुझे कोई संकोच नहीं है बात कहने में। तो बात करते हैं संघ सर संचालक की का। उसके बाद दूसरा नंबर नरेंद्र मोदी, तीसरा नंबर अमित शाह, हंसबोले, बाबा देवरस, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी। अमित शाह, नरेंद्र मोदी और संघ 3 लोगों के निर्णय होती है और वो निर्णय मुख्यमंत्री बदलना, मुख्यमंत्री लगाना, मुख्यमंत्री पलटना, इन लोगों में 3 लोगों का निर्णय मान्य है, संघ और मोदी। अमित शाह को आप कहें या ना कहें वो बात एक ही है, मोदी और अमित शाह में तो सिक्का के 2 पहलू, एक चित्त और एक पार्ट, दोनों एक ही है। मतलब दोनों करेंसी के 2 तरफ के नट छपे हुए पार्ट है एक ही। अमित शाह और मोदी को अलग अलग ना करें, वो 2 जिस्म एक जान है, 2 बदन एक सोच है, 2 शख्सियत एक पहचान है, 2 राजनीति और एक मान है, एक सम्मान है, एक स्वाभिमान है। तो मैं मोदी और शाह को एक ही मानूंगा। तो मतलब 2 आदमी हो गए, संघ और मोदी। संघ की राजनीति नहीं है, इसलिए उसके राजनीति पर कोई चर्चा नहीं करूंगा, वो राजनीतिक शख्सियत भी नहीं है, वो पीछे से बैकअप करते हैं। राजनीतिक चरित्र है नरेंद्र मोदी का। तो जो लोग नरेंद्र मोदी को थोड़ा बहुत भी जानते होंगे, वो इस गलत फहमी में तो कम से कम बिल्कुल ही नहीं होंगे कि नरेंद्र मोदी के पास राजनीतिक सूझबूझ की कोई कमी है, राजनीतिक सूझबूझ की कोई अपरिपक्वता है, राजनीतिक सूझबूझ के विषय में बिल्कुल उनको ज्ञान नहीं है। मुझे नहीं लगता कि इस तरह की सोचने की हिमाकत भी कोई आदमी करेगा या करना चाहेगा या उसको करना चाहिए, क्योंकि नरेंद्र मोदी की सूझबूझ आप इसी से लगाइए कि भाजपा के कार्यालय में बैठने वाला एक साधारण सा आदमी गुजरात में मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। उस गुजरात में जहाँ पर उसी के गुरु जिनके दफ्तर में जाने के लिए बाहर थरथरी मार के काँप रहा होता है आदमी, वो केशुभाऊ ठाकरे, वो शंकर सिंह वाघेला, वैसी बड़ी बड़ी शख्सियतों को, सोलंकी उलंकी जी जैसे शख्सियतों के बीच में वो आदमी जाता है, 32 दांतों के बीच में जीभ की तरह। और जीभ तरह से जीभ की कलाकारी होती है कि जब मुंह खुलता है जीभ दांत के बाहर आ जाती है और जब दांत दबता है अपने आप जीभ अंदर चला जाता है, कभी दांत के अंदर जीभ कटता नहीं, दबता नहीं। वही हाल मोदी के रहा, 32 दांतों के बीच में जीभ के माफिक, जबान के माफिक रहा, सब अपना काम भी किया और दांतों तले दबा भी नहीं। तो मैं ये उनके राजनीतिक सूझबूझ पर पूर्ण भरोसा करते हुए ये बिल्कुल दावे के साथ कह सकता हूँ कि नरेंद्र मोदी ऐसी कोई भूल नहीं कर सकते जिससे देश दुनिया में भारतीय जनता पार्टी को कमजोर होने का मौका मिले। हमारे पास एक एग्जाम्पल है कल्याण सिंह। आज जो मोदी जी की स्थिति है वो तब अटल अडवाणी की स्थिति हुआ करती थी। जो आज अमित शाह और मोदी हैं वही उस समय अडवाणी जी और अटल जी का होता था। दोनों एक शक्ति एक जान होते थे। आदर राजनीतिक राइवलरी थी जो मोदी और योगी में नहीं, अटल अडवाणी में थी, लेकिन फिर भी अडवाणी जी अटल जी की राजनीतिक पटखनी देने के लिए दाव पेच नहीं चला करते थे। ये भी फैक्ट था, ये भी सच्चाई थी। इसलिए उन लोगों को राजनीति एक ही थी। लेकिन उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह ने अपना जो स्थान बनाया था, जो राजनीतिक रुतबा बनाई थी, वो वही थी जो आज श्री योगी आदित्यनाथ जी की है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को लगा कि कल्याण सिंह जी को छेड़ा जाए या कल्याण सिंह जी को लगा कि अटल अडवाणी को छेड़ा जाए, वो 2 बड़े लोगों की बात है, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। लेकिन परिस्थिति हुई कि छेड़छाड़ तो हुआ, चाहे कल्याण सिंह के द्वारा अटल जी के साथ छेड़छाड़ हुआ हो या अडवाणी के साथ कल्याण सिंह के साथ छेड़छाड़ हुआ हो। स्थिति ये हुई कि कल्याण सिंह को पार्टी छोड़नी पड़ी या उनको पार्टी से निकाला गया, वो भी मैं नहीं कहूँगा, वो सब आप जानते हैं। लेकिन उसके बाद का भी परिणाम आप जानते हैं
कि कल्याण सिंह ने जो भाजपा की स्थिति कर दी उत्तर प्रदेश में, बरसों लगा संभलने में। वो फिर मोदी लहर में ही संभला, भाजपा बीच में नहीं संभला। कल्याण सिंह का असर काटते काटते बरसों लग गए। तो क्या मोदी ऐसी बड़ी गलती करेंगे? क्योंकि उत्तर प्रदेश के रास्ते से ही दिल्ली आया जाता है। अब तक का इतिहास है, वो चाहे देवगौड़ा जी बने हों तो देवगौड़ा जी को प्रधानमंत्री बनाने वाला भी पूर्वांचल का आदमी था जिसने देवगौड़ा को प्रधानमंत्री बनाया। इंद्र कुमार गुजराल बने हो तो उनको भी बनाने वाला पूर्वांचलीय था जिसने उनको प्रधानमंत्री बनाया है। पालुमपति वेंकट नरसिम्हा राव साहब भी जब प्रधानमंत्री बने तो उसकी जिम्मेवारी और श्रेय भी पूर्वांचलीय को जाता है। इसलिए बिना पूर्वांचल के वर्चस्व, बिना पूर्वांचल के बर्दस्त और बिना पूर्वांचल के आशीर्वाद से दिल्ली की गद्दी पर नहीं बैठा जा सकता। और 84 सीट देने वाला उत्तर प्रदेश, उसके साथ छेड़छाड़ की तो कल्पना भी नहीं की जा सकती। तो मुझे नहीं लगता कि नरेंद्र मोदी इस तरह की ब्लंडर मिस्टेक करने के विषय में सोच रहे होंगे। तब सवाल आता है कि अरविंद शर्मा लखनऊ पर्यटन में तो आए नहीं है, लखनऊ का चिकन करी और चिकन साड़ी लेने के लिए तो आए नहीं होंगे कि चलो भाई लखनऊ चिकन खा ले। वो तो वैसे भी उत्तर प्रदेश के मऊ के रहने वाले हैं, मेरे घर से 30-35 किलोमीटर उनका घर है। तो वैसे भी अगर अहमदाबाद से जाते होंगे तो बीच में लखनऊ पड़ता होगा, क्योंकि अहमदाबाद से जो बनारस की फ़्लाइट होती है वो दिल्ली और लखनऊ उतर के रुक के हुए जाती है। इंडिगो की फ़्लाइट है, मैं उसमें गया हूँ अहमदाबाद। तो वो बनारस से लखनऊ, लखनऊ से दिल्ली, दिल्ली से अहमदाबाद, इस तरह की सीधी फ़्लाइट है। तो अगर उनको चिकन कड़ी खाना होता तो भारत सरकार के पैसा पर आते, तो IAS अफसर होने के नाते उनका जहाज का पैसा सरकार देती, आके चिकन खा के चले जाते। 3 साल से दिल्ली में कैबिनेट सचिव थे, प्रधानमंत्री कार्यालय के साथ एसोसिएट थे, तो लखनऊ आकर के चिकन खा जाते, उसमें क्या दिक्कत था? तो कम से कम वो लखनऊ चिकन खाने तो आए नहीं। और जो आदमी प्रधानमंत्री कार्यालय में सचिव का पोस्ट पर हो और प्रधानमंत्री से सीधा संबंध हो, वो आदमी MLC बनने के लिए भी नहीं आएगा, क्योंकि पूरे 6 साल के उसके कार्यकाल में 6 बार भी मीटिंग नहीं होती MLC की, और कोई तकनीकी हैसियत नहीं है MLC का। तो मैं नहीं समझता कि वो इसलिए आए होंगे। जाहिर सी बात होगी उनको भेजने के लिए या उनको आने के लिए कोई चीज़ उनके साथ कोई डील की गई होगी, कुछ उनको कहा गया होगा। ये प्रश्न भी है, क्योंकि बिल्कुल इस प्रश्न को नकार दिया जाए तो फिर मेरे तटस्थ होने का कोई मतलब नहीं होगा, फिर तो मैं पार्शलिटी करूंगा, मैं मुंह देखा बात करूंगा। जरूर अरविंद शर्मा कुछ बात जानने, सुनने, समझने के लिए आए होंगे। अब उनके आए होंगे के बीच में अभी हालात पर जोड़ ले, क्यों मैं कह रहा हूं कि उनके आने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अब कुल 7-8 महीना सरकार को रह गया है, उत्तर प्रदेश की टेन्योर रह गई है। 7-8 महीने में 2 महीना आचार संहिता का निकल जाएगा, 2 महीना बाढ़ की विभत्सा ले जाएगी, और 1 महीना बरसात के पानी में सारा विकास धुल जाएगा। मतलब 3-2-5 महीना आपसे काम नहीं होगा, आप चुपचाप ऐसे बैठे रहेंगे जैसे कोरोना में हम अपने घर में बैठ करके फेसबुक लाइव कर रहे हैं। तो 8 महीने में 5 महीना निकल गया, तो 3 महीने में कौन सी जादू की छड़ी किसके पास धरती में किसी इंसान के पास है जो भारत की आधी आबादी, उत्तर प्रदेश भारत का आधी आबादी है, उसमें अपने काम से सबको प्रभावित कर दे और बिल्कुल कायाकल्प कर दे। ऐसी कल्पना आप कर सकते हैं। मेरे पास राजनीतिक परिपक्वता है, सामाजिक समझ है, काम करने की क्षमता की परख है, मैं तो ऐसी गलतफहमी में नहीं हूँ। मोदी जी को भाई ये पता होगी, जब मुझ जैसा साधारण आदमी को इतनी जानकारी है तो मोदी जी के सामने तो मेरे पास मेरे बाल के बराबर भी जानकारी नहीं है। तो मोदी जी को कितना ज्ञान होगा, योगी जी को कितना होगा, और स्वयं अरविंद शर्मा को कितना होगा, जो आदमी भारत सरकार को चलाया, SHO ने चलाते हैं, जो आदमी चीफ सेक्रेटरी के रूप में गुजरात सरकार को चलाया है, उसको इस बात का ज्ञान नहीं होगा, उसको अपने काम करने की क्षमता का ज्ञान नहीं होगा। तो अब जबकि 8 महीना रह गया है, मुझे नहीं लगता कि अरविंद शर्मा का आने का कोई मतलब है या वो आना चाहेंगे। हाँ, अगर वो मंत्रिमंडल में आते, उप मुख्यमंत्री, मंत्री या कुछ भी बनते, तो उसी दिन बन जाते जिस दिन उसने MLC का शपथ लिया, लेकिन वो नहीं हो सका। क्यों नहीं हो सका? उसकी कई भ्रांतियां हैं और कई दत्तकथाएं हैं।
असल में ना तो मेरे को योगी जी ने फ़ोन करके कहा है, ना ही अरविंद शर्मा से मेरी कोई बातचीत हुई है, ना ही नरेंद्र मोदी की तरफ से मेरे को कोई बयान आया है कि मैं बोलूँ। अनुमान लगाया जाता है, अनुमान लगाया जाता है कि योगी जी ने अरविंद शर्मा को समय नहीं दिया। ये इसलिए कहना पड़ रहा है कि अरविंद शर्मा ने अपने ट्वीट पर किया कि मैं ट्राई कर रहा हूँ, पिछले 1 महीने से योगी जी इतने व्यस्त हैं कि मिल नहीं रहे हैं। अब अरविंद शर्मा से भी नहीं मिल रहा है तो ये व्यस्तता नहीं है, ये तो कुछ और है, ये भी सच्चाई है। लेकिन यहाँ पर ये देखने वाली बात है, ये सोचने वाली बात है, ये समझने वाली बात है कि अगर 5-6 महीना हो गए अरविंद शर्मा को एमएलसी बने हुए और उनको कोई प्रोफाइल, कोई पोर्टफोलियो नहीं मिला, मतलब ज़रूर योगी जी उनको अपने मंत्रिमंडल में नहीं चाहते, क्योंकि एमएलसी बनने के लिए अरविंद शर्मा नहीं गए हैं। उनके साथ कोई तय होगा तो क्या केंद्र और राज्य में कोई तरह की खींचातानी है? क्या केंद्र अपना कोई ऑब्जर्वर टाइप का आदमी रखना चाहता है जो मोदी को सीधे रिपोर्ट करे? या क्या योगी जी मोदी जी को रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं और मोदी जी चाहते हैं कि विकास के काम की रफ्तार पकड़े और योगी जी का कोई सहयोगी के रूप में जाए, और अरविंद शर्मा की कार्यकुशलता और कार्यक्षमता पर उनको भरोसा है, पिछले 20 साल से उनके साथ रहे हैं? इस विषय पर विचार किया जा सकता है, करने योग्य है। देखिए, कोरोना में सभी के विरुद्ध जनभावना भड़की है। 130-35 करोड़ के देश में 130-35 करोड़ आदमी को एक ही दिन में वैक्सीनेशन नहीं किया जा सकता, एक ही दिन में कोरोना का दवाई नहीं दिया जा सकता, 135-40 करोड़ को क्वारंटाइन में नहीं रखा जा सकता, दवाई के तले नहीं रखा जा सकता, उनको प्राणवायु सपोर्ट सिस्टम पे नहीं रखा जा सकता, जीवन रक्षक प्रणाली को नहीं दिया जा सकता। 135 करोड़ व्यवस्था हमारे पास नहीं है, तो जिसको मिलेगा वो धन्यवाद देगा, जिसको नहीं मिलेगा वो नाराज होगा, ये स्वाभाविक बात है। लेकिन नाराजगी दिमाग में है कि दिल में है, ये सोचने वाली बात है। अगर क्षणिक नाराजगी है और परिस्थिति समझ करके आ जाएगा, ऐसा लगता है, तो योगी मोदी के विरुद्ध कोई बहुत जन सैलाब नहीं है, कोई जनभावना नहीं है। लेकिन ये जो पत्रकार लोग हैं जिनके मुंह लपलपा रहे हैं और कुछ न कुछ करके समाज में परसेप्शन बिल्ड करना चाहते हैं, हम उनके परसेप्शन को तोड़ने के लिए आए हैं और आपसे चाहते हैं कि आप मेरे वीडियो को अपना आशीर्वाद दीजिए, इसे लाइक और शेयर करिए ताकि वो परसेप्शन तोड़ने में मदद मिले। मतलब कम से कम जहाँ जहाँ वो वीडियो पहुँचा है कि क्या योगी बदले जाएंगे, क्या योगी का पर कतरा जाएगा, वहाँ वहाँ ये वीडियो बदलना जाना चाहिए कि नहीं, योगी का ना तो पर कतरा जा रहा है, ना ही योगी बदले जा रहे हैं, ना ही योगी पर कोई ऑब्जर्वर लगाया जा रहा है। हो सकता है माननीय प्रधानमंत्री का ये इच्छा हो कि योगी के लिए एक कुशल प्रशासक दे दिया जाए मंत्रिमंडल के रूप में, क्योंकि गुजरात कैडर का अफसर है तो उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी बन नहीं सकते थे, केंद्र सरकार के अफसर के रूप में उत्तर प्रदेश में सीधे दखल दे नहीं सकते थे, उनकी एक संघ और केंद्र का ढांचा कमजोर होगा। तो क्या तरीका था कि नरेंद्र मोदी एक अपने विश्वासपात्र कुशल प्रशासक को उत्तर प्रदेश में सेवा पर लगाएं, देश की सबसे बड़ी प्रदेश जहां से मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री स्वयं भी संसद सदस्य हैं, मतलब तकनीकी रूप से पार्लियामेंट में नरेंद्र मोदी की पहचान बनारस के सांसद के रूप में है, मतलब पूर्वांचली ही हैं, तो वो क्यों चाहेंगे कि हमारे प्रदेश में विकास की रफ्तार ना पकड़े? तो ये उनकी मंशा जरूर रही होगी और योगी जी को लग रहा होगा कि मुझे अपने कार्य क्षमता पर भरोसा है, मुझे किसी की सहयोग की जरूरत नहीं है, मैं अकेले काफ़ी हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं कि मोदी जी को उनके समर्थन में योगी जी को लगा होगा कि कहीं मुझे खुद डिमोरलाइज ना होना पड़े, क्योंकि मैं अमिताभ बच्चन का एक स्टेटमेंट देखा, मैं बड़ा कायल हो गया अमिताभ बच्चन का। अमूमन मैं अमिताभ का प्रशंसक नहीं हूँ, अमिताभ मुझे किसी भी रूप में प्रशंसक नहीं है, मैं अमिताभ को सरकारी पार्टी का प्रवक्ता मानता हूँ। मुलायम सिंह की सरकार थी तो उनके तरफ से बोलते थे कि उत्तर प्रदेश में दम, क्योंकि अपराध यहाँ पर है कम, और नरेंद्र मोदी का वर्चस्व बढ़ा तो वह कहे कि आइए तो गुजरात में कच्छ में घूमिए तो थोड़ा। तो अमिताभ बच्चन सरकारी पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो उनको मैं नहीं मानता, ना तो कलाकार बढ़िया मानता हूँ, ना ही नेता बढ़िया मानता हूँ, ना ही आदमी बढ़िया मानता हूँ। लेकिन उसका एक स्टेटमेंट आपके सामने अंत में रखूँगा, समय ज़्यादा हो रहा है क्योंकि मैंने अब निर्णय लेके आधे घंटे से ज़्यादा नहीं बोलेंगे। तो एक अमिताभ बच्चन ने कार्यक्रम में कहा था, धीरू भाई अंबानी के जन्मदिन पर एक कार्यक्रम था, देश दुनिया से लोग जुटे थे और सब लोग धीरू भाई अंबानी जी की तारीफ में कसीदे कर रहे थे। तो अमिताभ बच्चन का भी मौका मिला, वो भी आए और बोले कि एक समय एक परिस्थिति आई थी कि मेरी कंपनी थी ABC अमिताभ बच्चन कॉरपोरेशन, वो कर्जे में आ गई
मेरे जो कंपनी के खाते के बैंक बैलेंस थे वो सब जीरो हो गए। कंपनी खाता मतलब अमिताभ बच्चन का खाता कभी जीरो नहीं रहा, क्योंकि अमिताभ जब से सबाब है अरबपति ही रहा है। उसकी निजी संपत्ति अरबों में हमेशा उसके बैंक में रही है। ये बात ABC का है। बड़ी लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि अमिताभ की स्थिति कभी खराब हो गई थी। अमिताभ की कभी खराब नहीं होती। अमिताभ बच्चन के कंपनी ABC कॉरपोरेशन का स्थिति खराब हो गया तो कंपनी का मामला कंपनी तक रहे। अमिताभ बच्चन में निजी पैसे चाहता तो मदद कर देता, लेकिन वो कंपनी का मामला कंपनी जाने, कंपनी की तरफ से था। इस वजह से अमिताभ बच्चन को कंपनी खराब हुई थी। इनकम टैक्स से छापे पड़ने लगे, चेक डिफॉल्ट हो गए, उस वजह से नोटिसें आने लगी, अमिताभ बच्चन की गिरफ्तारी तक की नौबत आ गई। उसी समय अमर सिंह वहाँ जा करके इमोशनल सपोर्ट देकर के अमिताभ बच्चन के खासम खास बने थे, और बाकी रेस्ट इज हिस्ट्री आप सबको पता है। तो धीरूभाई अंबानी तक के बाद पता चला तो वो अपने छोटे बेटे अनिल अंबानी को बोले कि अनिल इधर, और तुमको तो अमिताभ बच्चन से बढ़िया जान पहचान। बोला हाँ जी मेरे मित्र है डेडी। तो कह तुम अमिताभ के पास जाओ और उसको बोलो कि तुम्हारे पास जितना कर्जा है वो मैं सब निपटा दूंगा, तुमको जब होगा तो देना, नहीं होगा तो मत देना, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तुम कलाकार आदमी हो, 2 विज्ञापन कर देना, मेरा उतने में वसूल हो जाएगा। अमिताभ बच्चन ने कहा कि जो धीरूभाई अंबानी जितना रुपया दे रहे थे उतने में मेरा सारा कर्जा उर्जा सब निपट जाता और कुछ पैसा बच भी जाता। लेकिन मैं आदरणीय धीरूभाई अंबानी को प्रणाम किया और विनम्रता से कहा कि अगर अंबानी जी आज आप मेरा मदद कर देंगे तो फिर मैं बैसाखी पर ही चलने का आदत हो जाएगा, फिर मैं लापरवाह हो जाऊंगा और ये कर्जा कैसे निपटे, कैसे मैं कंपनी को नंबर 1 में लेके आऊँ, मुनाफे में लेके आऊँ, ये सोच मेरी मर जाएगी, क्योंकि मुझे पता है कि अंबानी फिर पैसा दे देंगे। तो आप मेरे सोच को न मारिए और मुझे मेहनत करने दीजिए। धीरूभाई ने बोला कि अमिताभ बच्चन बोले कि धीरूभाई मेरा पीठ ठोक गया और कहा कि बिल्कुल ठीक कह रहा है, मेरा दिल जीत लिया तू। उन्होंने कहा कि खैर बाकी मदद हुआ वो सबको आपको पता है कि अमर सिंह ने दूरदर्शन पर पोलियो का विज्ञापन कराया, जिस वजह से भारत सरकार को अपना कर्जा माफ़ करना पड़ा। उस सब सेटिंग गेटिंग अमर सिंह ने करवा दिया था। वही एहसान अमर सिंह और अमिताभ बच्चन का था, जो दोस्ती में और उसके बाद दुश्मनी में और उसके बाद वो सब ब्ला 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 है, उस पर चर्चा ठीक नहीं है। तो हो सकता है योगी आदित्यनाथ हो अमिताभ बच्चन के उस संवाद का ध्यान होगा, क्योंकि अमिताभ बच्चन रहने वाले तो मूल उत्तर प्रदेश के ही है। तो उनको ध्यान होगा कि अगर आज मैं मोदी का वैसाखी ले लिया तो फिर पूरा जीवन बैसाखी का आदत ना मुझे पड़ जाए। और मित्रों आपको पता है रेस आदमी अपने पाँव पे दौड़ता है, बैसाखी से दौड़ा नहीं जाता, चला जाता है, रेंगा जाता है। और योगी आदित्यनाथ जैसा आदमी रेंगने वाला हो, धीरे धीरे बैसाखी के सारे चलने वाला हो, ये तो उसके राजनीतिक चरित्र में ही नहीं है। तो ये कैसे हो सकता था? तो ऐसा ही कुछ है। ना तो योगी मोदी में कोई विरोध है और ना ही विरोध की कोई कल्पना है। और जहाँ पर 5-6 महीने के और चुनाव रह गई हो वहाँ पर कैप्टन बदले, ऐसी और दूरदर्शिता तो ना तो योगी में है, ना मोदी में है, ना ही संघ में है। तो आप मोदी विरोधी लोग खुशफहमी ना पालें और अपने अपने घर बैठिए, अपने सेहत पर ध्यान रखिए, क्योंकि कोरोना में इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ने का एक सबसे बड़ा कारण होता है कि खुश रहिए और पॉजिटिव सोचिए। इम्यून सिस्टम कम होने का एक बड़ा कारण है कि आप अंदर अंदर दुखी रहते हैं और दूसरों की बुराई करते हैं, तो आपके शरीर की इम्यून सिस्टम कम होती है। इसलिए आप पॉजिटिव सोचिए, देश के हक में सोचिए, और देश के हक में जो सोचेगा वो मोदी के विरुद्ध में कैसे सोचेगा। एक विज्ञापन आता था ना कि जो बीवी से करे प्यार वो कुकर से कैसे करे इनकार, उसी तरह से जो देश से करे प्यार वो योगी मोदी से कैसे करे इनकार और कैसे रखें इनसे तकरार। मित्रों पॉजिटिव सोचिए और खुश रहिए, क्योंकि आपके दुखी होने से ना योगी का कुछ होने वाला है, ना मोदी का कुछ होने वाला है। मतलब हमारे भोजपुरी में कहते हैं कि डोंड के सरपला से गहुवन का कुछ नहीं होता। तो आपके दुखी होने से और मनसा पाप करने से उन 2 महान शख्सियतों का कुछ नहीं होगा। वो एक तो योगी जी योगी हैं और मोदी जी भी राजनीतिक योगी हैं। तो जो योगी है योगी क्रिया में रहता है, उसका तो प्रभु जी बिगाड़ने से पहले उनसे पूछते हैं कि तू खुद ही को कर बुलंद इतना कि आसमान भी पूछे बोल तेरी रजा क्या है। तो जो इस शख्सियत पर अपने आप को पहुंचा लिया है उसका विरोध आप सोच के भी क्या करेंगे। इसलिए आप अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए
कोरोना महामारी है, अपना सेहत का ख्याल रखिए। मोगे योगी जी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जय हो, जय भारत देश, जय उत्तर प्रदेश।